हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलीट क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जनरल साइंस सब्जेक्ट का एक और टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी नो कि हमारे पास जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अगर हमें मिनरल्स या मटेरियल का ट्रांसफ़र करना होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, सो इट इज़ बाय द सिंपल मेथड ऑफ डिफ्यूजन। फाइन। लेकिन यही चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर हम हायर मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर हमें एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, सो एज कि जो हमारे रूट्स से हमें वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब होते हैं उन्हें हम पूरे प्लांट तक पहुंचा सके, और जो फूड हमें सिंथेसाइज होता है इन द लीव्स ऑफ द प्लांट उन्हें हम डाउन टू द प्लांट हर एक पार्ट तक पहुंचा सके। तो उसी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट को हम डिवाइड कहते हैं वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स वो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिनके थ्रू हमारा फूड, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट या विद इन द प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। पहला होता है हमारे पास जाइलम, नेक्स्ट होता है हमारे पास फ्लोएम। जाइलम को हम वाटर कैरियर भी कहते हैं बिकॉज जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है हमारे प्लांट के अंदर वाटर और जितने भी डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं फ्रॉम द सॉइल वो उनको प्रॉपर लीव्स तक पहुंचाते हैं। और फ्लोएम को हम बोलते हैं द फूड डिस्ट्रीब्यूटर बिकॉज जो भी फूड हमारे लीव्स तैयार करते हैं उनको पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडीज तक, जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं उन तक पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम का होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इनको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जाइलम। जाइलम जो है ये एक पैसिव पाइपलाइन होती है। हमारा जो वैस्कुलर बंडल होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द जाइलम, और इसमें जितने भी मैक्सिमम हम देखते हैं मैच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते जो कंडक्टिंग सेल्स होती है जाइलम की वो मैक्सिमम नॉन लिविंग होती है। उसमें सिर्फ एक ही लिविंग सेल होती है दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है। और ये जो पाइप्स होती है इनमें जो थिकनिंग होती है या जो इनमें जो लाइनिंग होती है वो लिग्निन की होती है फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू इट। नाउ अब हम एक एक करके पढ़ेंगे जो एनाटॉमी है जाइलम की वो क्या है। सबसे पहले जाइलम वेसल्स की बात करेंगे तो ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनमें कोई पार्टीशन नहीं होता है, ये कंटिन्यूस ट्यूब होता है और इसका मेन काम होता है टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। सो व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन? दैट इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो ये इसका मेन वर्क होता है। अब हम बात करते हैं ट्रैकीड्स की। ट्रैकीड्स भी जो होते हैं ये सेल्स भी नॉन लिविंग होते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इनकी शेप जो होती है इलोंगेटेड होती है लेकिन एंड्स पे टेपरिंग शेप होती है। इनके वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं क्योंकि उनमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा था। इनका फंक्शन भी वही होता है कि इनको भी कंडक्ट करवाना है वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो रूट से होते हैं, मतलब वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको ये रूट से कहाँ तक लेके जाते हैं? टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक लेके जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है जाइलम फाइबर्स की। ये भी सेल्स नॉन लिविंग होती हैं और ये लॉन्ग एंड पॉइंटेड जो होती हैं सेल्स होती हैं। ये वॉल्स जो होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनमें भी लिग्निन की डिपोजिशन काफ़ी अच्छी होती है और इसीलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं हमारे प्लांट को। तो इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द प्लांट। अब बारी आती है जाइलम पेरेन्काइमा की। जाइलम पेरेन्काइमा ओनली लिविंग टिश्यू होता है हमारे जाइलम का। ठीक है। ये बहुत ही थिन लेयर्ड होता है क्योंकि ये थिक होगा या थिन होगा दोनों ही हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसमें लिग्निन की डिपोजिशन कितनी है। इफ द लिग्निन डिपोजिशन इज लेस देन इट इज थिन वॉल्ड, बट इफ द लिग्निन डिपोजिशन इज मोर देन इट इज थिक वॉल्ड। तो इसका फंक्शन जो होता है दैट इज टू स्टोर स्टार्च, दी
वाटर एंड द मिनरल्स। तो ये सारी चीजें जो है स्टोर करने का काम किसका होता है? जाइलम पेरेन्काइमा का। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम चलेंगे फ्लोएम पे। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जो है इट इज लोकेटेड ऑन द आउटर, हमने देखा था ये वैस्कुलर बंडल है, इसका जो सेंटर है वो बना है जाइलम से, लेकिन जो इसका आउटर पोर्शन है लाइक दिस एंड दिस पार्ट इट इज मेड ऑफ द फ्लोएम। तो फ्लोएम का मेन काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। अब फूड बनता है इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, इसके अपर पार्ट में फूड जो है वो फॉर्म होता है। अब इसको नीचे जाना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें ये एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है, बिकॉज फूड को ऊपर से नीचे जो है धकेलने का काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी रिक्वायर सम इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर एनर्जी। तो वो एनर्जी के बाद ही जो फूड है वो लीव्स से बाकी सारे पार्ट्स ऑफ दी प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो पाता है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ दी फ्लोएम। सबसे पहले हम देखते हैं देयर इज अ सीव ट्यूब जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। तो सीव ट्यूब जो होता है ये इसके ऊपर साइड से भी और नीचे साइड दोनों तरफ से जो होता है एक सीव टाइप स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम सीव प्लेट कहते हैं। इसको सपोर्ट करता है कंपेनियन सेल जिसमें लेकिन एक न्यूक्लियस होता है। इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा भी होता है जो एक लिविंग कंपोनेंट होता है, और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। सो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे आराम से। नाउ एनाटॉमी की बात करते हैं। फाइन। सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और इनके जो एंड्स होते हैं वो परफोरेटेड प्लेट्स से बने हुए होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है जो फूड होता है वो आराम से पास हो पाता है, क्योंकि उसको ऊपर लीव्स से निकल के नीचे जाना है तो इस सीव के थ्रू वो नीचे आराम से आ पाता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं एंड लिविंग होते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्लोएम में मैक्सिमम जो पार्ट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, सिर्फ फाइबर्स होते हैं जो कि डेड पार्ट होता है। अब बारी आती है उसके बाद कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल्स का मेन काम होता है असिस्ट करना कंडक्शन ऑफ द सीव ट्यूब। कंडक्शन जो हो रही है फूड की सीव ट्यूब्स के थ्रू उसमें जो हेल्प करता है वो है कंपेनियन सेल। अब बारी आती है फ्लोएम पेरेन्काइमा की। फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम है स्टोर करना फूड मटेरियल्स अपने अंदर। एंड देन आता है फ्लोएम फाइबर्स। इनका मेन काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। दीज आर द ओनली डेड सेल्स इन द फ्लोएम, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कि वेस्क्यूलर बंडल ब्रेकडाउन क्या है जाइलम एंड फ्लोएम का। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स को अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाना। वही फ्लोएम का काम रहता है फूड जो लीव्स में बनता है उसे डाउन बिलो पूरे प्लांट तक पहुंचाना। अब जाइलम जो है वो जो वाटर को लेके जाता है या डिसॉल्व मिनरल्स को लेके जाता है अप टू द प्लांट, सो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज यूनिवर्सल यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, वो अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट्स कर सकता है। अब जाइलम में मैक्सिमम ऑफ दी सेल्स जो होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। इसमें सारे थिक वॉल्ड भी रहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लिविंग सेल होती है, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। नाउ फ्लोएम की बात करेंगे तो मोस्टली लिविंग सेल्स मिलेगी, थिन वॉल्ड मिलेगी, सिर्फ इसमें एक ही डेड सेल होती है, दैट इज फ्लोएम फाइबर। प्राइमरी रोल इसमें क्या होता है? एक तो वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल का कंडक्शन करना एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फ्लोएम का भी काम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द मैकेनिकल सपोर्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बिफोर मूविंग फर्दर हमें दो प्रोसेसेस के बारे में पता होनी चाहिए। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन सिंपली होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाना, लेकिन डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होता है। वहीं अगर हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल, लेकिन वहां एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है, और ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा रूट से अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर होता है। मूविंग फॉरवर्ड,
नाउ अब हम समझेंगे कि क्या फिजिक्स है इसके पीछे, कि ये जो रूट्स है, रूट हेयर्स कैसे हेल्प करते हैं सॉइल से जो वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल्स होते हैं उनको पूरे प्लांट तक पहुंचाने में। सी, अब्जॉर्प्शन हमेशा जोन ऑफ अब्जॉर्प्शन वाले एरिया से ही होती है, जहां पर हम, और अब्जॉर्प्शन फाइन रूट हेयर्स के थ्रू होती है। रूट हेयर्स जो होता है आउटर वॉल, जो है आउटर लेयर उसका सेल वॉल से बना होता है, दैट इज सेल्यूलर एंड पेक्टिन से, और इनर वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, एंड दैट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू हमारी ऑस्मोसिस होती है। फाइन। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे काम करता है। हमें पता है कि ऑस्मोसिस होता है कि वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम सपोज करेंगे ये सॉइल है, इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स है, और ये हमारे रूट की सेल है, हमारा एक रूट का फाइन हेयर है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस, तो पैसिव फ्लो होगा, दैट मीन्स ये जो यहाँ पर वाटर है वो इसमें मूव होता चला जाएगा थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। रूट हेयर कांटेक्ट में आएगा सॉइल वाटर के, वाटर पैसिवली मूव करेगा रूट हेयर की तरफ, एंड जो इन्फ्लक्स जो है रूट में डेवलप होगा उसकी वजह से ये जो पानी है वो किसकी तरफ जाएगा, जाइलम की तरफ जाएगा, ठीक है, पुशिंग द वाटर टुवर्ड्स जाइलम, एंड इन दिस वे जो हम रूट से वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं वो बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाता है। अब मिनरल का इनटेक कैसे होता है? मिनरल का इनटेक दो तरीकों से होता है, डिफ्यूजन से भी होता है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। डिफ्यूजन में सिंपली हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा मिनरल, जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन में है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। बट अगर आपको पंप करने हैं मिनरल्स लोअर ग्रेडियंट से हायर ग्रेडियंट की तरफ, वहां पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। नाउ अब हमने देखा कि रूट्स ने जो है जाइलम तक पहुंचा दिया है पानी, लेकिन जाइलम से पानी और डिसॉल्व मिनरल्स को बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में भी पहुंचना है, और उसके लिए हम थ्री स्टेज इंजन पे रिलाई होते हैं। पहला होता है रूट प्रेशर, दूसरा होता है कैपिलरी एक्शन, तीसरा होता है ट्रांसपिरेशन पुल। तो अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहली बारी आती है रूट प्रेशर की। हम देखते हैं हमारे जो वाटर होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू मिनरल्स और वाटर दोनों ही एंटर हो जाते हैं इनटू द रूट सेल, रूट के सेल्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो रूट का प्रेशर होता है वो सैप को कहाँ पुश करता है, टुवर्ड्स द जाइलम वेसल्स। ये होता है कि रूट से जाइलम तक हमारा वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब ये भी एक चीज है कि रूट प्रेशर के थ्रू स्मॉल लेंथ ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं उनमें हम देखते हैं कि पानी पहुंचाना आसान रहता है, लेकिन जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनमें थोड़ा मुश्किल होता है रूट प्रेशर डेवलप करके जाइलम तक पानी पहुंचाने में। अब आता है फोर्स नंबर 2, दैट इज कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो फोर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट, ठीक है। उसके लिए हमें पहले पता होनी चाहिए कि कैपिलरी एक्शन होता क्या है। ये एक लिक्विड की एबिलिटी होती है, मतलब नैरो स्पेसेस से फ्लो करने की, क्योंकि हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हमें लिक्विड को फ्लो करवाना होता है। तो उसके लिए दो फोर्सेस की ज़रूरत होती है, एक तो कोहेजन फोर्स जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में एक फोर्स होता है विच मेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टू ईच अदर। दूसरा होता है अडहेशन फोर्स, जहाँ पे वाटर स्टिक होता है टू द वॉल्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो नैरो ट्यूब्स में आराम से राइज करने लगता है। तो उसको क्या होता है जब इवापोरेशन होगी, सी हमारे पास यहाँ पर वाटर भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ वो अपने जाइलम के वॉल्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उससे क्या होता है, जो ही इवापोरेशन होती है तो ये पूरी चेन को ऊपर खींचा जाता है, और वाटर जो है वो ऊपर सक्शन के थ्रू पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पानी है वो रूट से पूरा लीव्स तक पहुंचता है। इसमें जो होता है तीसरा फोर्स, दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल।
अब ट्रांसपैरेशन क्या होती है? ट्रांसपैरेशन सिंपली लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। 80 टू 90% जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और बाकी जो 20% या 10% बच जाता है दैट इज क्यूटिकल्स एंड लेंटिकल्स, जो कि हमारे बाग वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो स्टोमेटा होता है वो एक ओपनिंग होती है हमारे लीफ पे, उनको गार्ड करते हैं दो गार्ड सेल, जो कि इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मॉनिटर करते हैं। तो सक्शन की वजह से दो चीजें होती हैं, एक तो अगर सक्शन डेवलप हो गया, एवेपोरेशन हो गई, तो हमारा जो एसेंट ऑफ सैप है वो होता है, दैट मीन्स जो वाटर एंड डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स है वो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचते हैं। दूसरा फायदा ट्रांसपिरेशन का होता है कूलिंग ऑफ प्लांट। हमारा जो प्लांट है उसमें जो होता है कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है, ओवर हीटिंग से बचाता है। अब ट्रांसपिरेशन जो है वो किन चीजों से अफेक्ट होती है? अगर हमारी सनलाइट की जो रेंज है या सनलाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो इवेपोरेशन अच्छी होगी, तो दैट मीन्स हमारा ट्रांसपायरेशन जो है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, और उसकी वजह से भी ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी। विंड स्पीड है तो जो हमारे पास वाटर वेपर्स वगैरह है हमारे प्लांट के ऊपर वो वहाँ से हट जाएंगे, तो फर्दर इवेपोरेशन के लिए वो जो है स्पेस क्रिएट करेंगे, और उसकी वजह से भी ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो मॉइस्ट एयर ज़्यादा है, उसकी वजह से इवेपोरेशन का पोटेंशियल कम हो जाएगा, दैट मीन्स ट्रांसपायरेशन का पोटेंशियल कम होता है अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। सॉइल वाटर, हमें ये पता है कि अगर सॉइल वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होने के चांसेस है, बिकॉज स्टोमेटा अकॉर्डिंगली ओपन एंड क्लोज करेगा। अगर वाटर की क्वांटिटी सॉइल में कम है तो स्टोमेटा उतनी फ्रीक्वेंटली ओपन नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कमिंग टू द ट्रांसलोकेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि वाटर एंड मिनरल्स कैसे प्लांट तक पहुंचते हैं। अब हमारे पास जो फूड बना है उससे हम कैसे बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाएंगे। ट्रांसलोकेशन इसी मोमेंट ऑफ फूड को कहते हैं जहां पर सोर्स, जहां पर हमारा फूड एक्चुअली बनता है, वहां से हमें प्लांट फूड को ट्रांसलोकेट करवाना होता है टू द सिंक, दैट मीन्स जहां हमारे रूट्स वगैरह या बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सो एज टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो हमारा जो प्लांट है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी से कब मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं और फूड भी बनता है उससे, ठीक है। वही फूड को हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक। उस फूड को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ द एनर्जी जनरेटेड विद इन द सेल ड्यूरिंग द सेम प्रोसेस। उसी प्रोसेस से हमें जो एनर्जी मिली हुई होती है वही यूटिलाइज करके हम उस फूड को बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब मिनरल्स जो होते हैं हमारी प्लांट बॉडी में, वो अलोंग साइड वाटर जो है वो असेंशियल होते हैं। जैसे हमारी प्लांट के लिए फूड ज़रूरी है, उसके लिए वाटर ज़रूरी है, इसी तरीके से मिनरल्स भी ज़रूरी है। बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें हाई क्वांटिटी में प्लांट के लिए चाहिए होते हैं, कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी क्वांटिटी कम भी चलेगी लेकिन होना ज़रूरी है विद इन अ प्लांट। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। इसी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल है आयरन, जिंक वगैरह। तो इनका जो काम होता है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम देखेंगे कि हमें प्लांट्स में मिनरल्स की ज़रूरत क्यों होती है, उनकी ग्रोथ एंड सपोर्ट के लिए, ठीक है, उसके लिए चाहिए होता है। जैसे मैग्नीशियम एंड आयरन है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में यूज होता है। हम देखते हैं जिंक डिजीज डिफेंस के लिए ज़रूरी होता है, फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है, पोटेशियम हम देखते हैं वो कंट्रोल करता है स्टोमेटल ओपनिंग, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे जो नाइट्रोजन है वो एसेंशियल होता है प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल के लिए। फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन का एक की इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है।
सो ये जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं, इनका हमारे प्लांट में होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हमारे प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाएगी किसी भी मिनरल की, किसी वजह से कोई भी मिनरल प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा? उसकी वजह से होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन द प्लांट। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई तो जो प्लांट का जो पत्ता है वो येलो होने लगेगा, रिंकल होने लगेगा। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो उस पे पर्पल स्पॉट्स आने लगेंगे और वो वक्त से पहले जो है जड़ना शुरू हो जाएंगे उसके पत्ते, और जर्मिनेशन भी डिले हो जाएगी। अगर हम पोटेशियम डेफिशिएंसी देखते हैं किसी प्लांट में, तो आप देखेंगे कि उसके जो लीव्स होते हैं उसके टिप्स कर्ल होने लगते हैं और येलोइश एजेस होने लगते हैं। अगर मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो पत्ता भी येलो होने लगता है और ग्रे स्पॉट्स उस पे पड़ जाते हैं। सो बेसिकली क्लोरोसिस जो होता है दैट इज येलोइंग ऑफ अ लीफ। तो वो किस किस की डेफिशिएंसी की वजह से होगा? नाइट्रोजन की, पोटेशियम, मैंगनीज, आयरन, जिंक। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी वजह से अगर वो मतलब अच्छी क्वांटिटी में हमारे प्लांट में नहीं है, दे आर डेफिशिएंट इन इट, तो येलोइंग और द क्लोरोसिस ऑफ द लीफ हैपन हो सकता है। सो अब हम देखेंगे लास्टली कि एक इंटीग्रेटेड वे क्या है, किस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। सी, इन द डे टाइम फोटोसिंथेसिस होता है CO2 एंड वाटर को यूटिलाइज करके, वो देता है हमें फूड बनाता है, जो है वेपर्स रिलीज करता है। अब वही फूड हम लोगों को फ्लोएम के थ्रू पहुंचाना होता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो फ्लोएम को यूज करके हम वो ट्रांसलोकेट करते हैं, और जो एनर्जी हमने यहाँ पर रिलीज की, ATP जो जनरेट हमने यहाँ किया, वही यूटिलाइज करके वो हमने फ्लोएम के थ्रू पहुंचा दिया टू द रूट्स। अब यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो प्लांट के अंदर अब्सॉर्ब हो रहे हैं, उन्हें पहुंचना है अप टू द लीव। हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू वो अब्सॉर्ब करके हम वो जाइलम तक पहुंचा देते हैं। असेंट ऑफ सैप या ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू सक्शन प्रोवाइड करके हम वो वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स को लीव तक पहुंचाते हैं। तो ये एक साइकिल चलता रहता है सिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन का। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक प्लांट जो होता है वो एक हाइड्रोलिक इंजीनियर होता है। वो बैलेंस करता है अपना प्रेशर, एनर्जी एंड फ्लो so as to survive. So this was all in this chapter. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. So please do subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.